शर्मा ही आया था। आइए हम प्रमुख और मुख्य समाचारों की चर्चा करें। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव परिणाम घोषित हो गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब इसकी चर्चा करना व्यर्थ है, समीक्षा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्तावादी सारा खेल होता है ना, वो सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो राज्यसभा में बड़े हंगामे होंगे, ये भी तय है। नाजीवादी हरकतें होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं, और यहाँ बड़ा हंगामा होगा। चलिए वे बात करते हैं आखिरकार की राष्ट्रपति चुनाव में गद्दारी किसने की। एनडीए को जरूरत से ज़्यादा मत क्यों मिल गए भाई, क्या हो गया। अब महागठबंधन में उसके सारे के सारे समर्थकों ने मतदान किया, उसमें से 15 मत कहाँ चले गए, कैसे चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। किसने गद्दारी की, मामला बड़ा अति रोचक है और एक शातिर खेला जरूर नजर आ रहा है। ये संघ जो जितनी बातें करता था ना कि हमारा ये गुजराती लाबी से वो है, कुछ भी नहीं है। ये न्यूरा कुश्ती कर रहा था, उसका भी चेहरा उजागर हो गया। वे भाजपा के सांसद कहाँ चले गए जो संघ के समर्थक थे, उन्होंने भी इसी गुजराती गेहूं को समर्थन दिया। यानी संघ का दोहरा और दोगला चरित्र भी उजागर हो गया। अब बेचारे गडकरी फंस गए, तो क्या गडकरी जी ने क्रॉस वोटिंग किया, मामला बड़ा विचित्र है, ये भी जानने की जरूरत पड़ेगी। तो गडकरी जी ने तो ना गुजराती गैंग को सपोर्ट नहीं किया होगा। अब वे उनका त्याग पत्र होना तय, उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा और उन पर न जाने कितने आरोप लगेंगे। तो अब हम ये मान लें कि संघ ने गडकरी के साथ भी खेला कर दिया। अब ये मोहन भागवत जी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा थे। अब ये संघ का दोहरा और दोगला चरित्र अब किसी से छिप नहीं सकता, सारा का सारा मामला उजागर हो गया। खैर अब जो भी हो गया, चुनाव परिणाम आ गए, सब कुछ है, इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बोलना उचित भी नहीं है। कितने वोट रिजेक्ट हुए, क्या हुआ, तुम तो एनडीए के सारे वोट ही रिजेक्ट कर देते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, खत्म बात। अब यहाँ पर नेपाल की बात करती। नेपाल में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। नेपाल में अब क्या होगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। हाल ही में अभी ताज़ा समाचार ये आया है कि नेपाल में उग्रवादियों ने त्रिभुवन एयरपोर्ट को भी घेर लिया है और वहाँ से सारी उड़ानें रद्द हो गई है, क्योंकि वहाँ पर चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री नेपाल छोड़कर भाग जाएंगे किसी विदेश में रहने के लिए। तो वहाँ पर उग्रवादियों ने एयरपोर्ट को घेर दिया, वहाँ से वो सारी उड़ानें रद्द हो गई। अब कोई उड़ान रद्द नहीं हो, रद्द कर दी गई, कोई उड़ान जारी नहीं है। काठमांडू से भारत आने वाली सभी एयर कंपनियों की उड़ानें रद्द हो गई और भारत से भी जो काठमांडू जाने वाले उड़ानें थी वो भी रद्द हो गई। फिर भी अब वहाँ पर जनता बड़े आक्रोश में, मंत्रियों को घर पीटा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों में लूटपाट जारी है। और मज़ेदारी की बात तो ये हुई कि जिस सेना के अफसर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसकी भी हत्या कर दी गई। और अब जनता खुलेआम सड़कों पर है, वो किसी की नहीं सुनना चाहती। सेना से उसका संघर्ष हो रहा है, करीबन 20 से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये संघर्ष क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी गंभीर परिणाम क्या आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब देखते हैं कि चीन नेपाल में किस प्रकार का हस्तक्षेप करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब क्या नेपाल में प्रजातंत्र रहेगा या राजतंत्र होगा, ये भी एक मामला अपने आप में उजागर होना है। 2-3 दिन बाद स्थिति शांत होगी, क्योंकि वहाँ तो ये खूनी क्रांति हो गई, जनता को बिल्कुल बेकाबू हो गई है। संसद में आग लगा दी गई है, नेताओं की हत्या हो रही है, उनको मारा जा रहा है और यहाँ पर तो बहुत कत्लेआम भी होगा।
सेना की क्रूरता से हो सकता है प्रदर्शनकारी भी मारे जाए, किंतु नेपाल अब अशांत हो चुका। चलिए ये बात, अब नेपाल की घटना से अब भारत का क्या संबंध, ये इस पर हमें चर्चा करना है। अरे भारत की 147 करोड़ जनता को नेपाल की जनता ने संदेश दे दिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पक्षपात के खिलाफ है, झूठ के खिलाफ है, और जो जनता को भ्रमित करते हैं उसके खिलाफ है। और जब सरकार को बार बार चेतावनी दी गई थी, नेपाली सरकार को, उसने नहीं सुनी, तो जनता का सब्र टूटा और वह सड़कों पर उतर आई। और जनक्रांति, उसने तो यहाँ तक नहीं सोचा, उसने तो संसद को, भवन को भी आग लगा दी। चले अब यह स्थिति हम आ जाइए भारत में। भारत में भी यह गुजराती गैंग के सारे नाटक कितने हो रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। 90% जनता त्रस्त है, जनता को धोखा दिया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, कानून की हत्या की जा रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और अब क्या होगा, सनातन धर्म की भी हत्या की जा रही है। तो अब यहाँ पर ये जनता का सब्र, 90% जनता का सब्र टूट चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव का जो भी परिणाम, उससे कुछ भी नहीं है। उसमें तो ये संघ ने जो नाटक किए ना, वो भी सारे उजागर हो गए। यह संघ और गुजराती गैंग एक है, देश की हत्या करना चाहते हैं, अब यह भी सिद्ध हो गया। इनको प्रजातंत्र से कोई मतलब नहीं है, यह भी एक स्पष्ट बात हो गई। जो विपक्ष ने जो गठबंधन किया था ना, उसमें से भी गद्दार निकले, 15-17 लोग गद्दार निकले। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आखिरकार गद्दार किसने बनाया, सवाल यह है। क्या इस सरकार ने सांसदों को और एजेंसी के मार्फत कुछ धोख दिलवाई, क्या डराया गया, ये भी मामला उजागर है, कोई कुछ नहीं है। और हम तो ये समझते हैं, और यदि देखें ना, तो राहुल गांधी ने जो रेड्डी जी को प्रत्याशी बनाकर थोड़ी गलती कर दी। अरे इनको तो धनखड़ जी को ही प्रत्याशी बना देना था, और धनखड़ जी प्रत्याशी बनते तो उनकी जीत सही होती। अब यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ, धनखड़ जी आप भी समझ लेना, जो जितने भी जाट सांसद थे ना, उन्होंने भी गद्दारी की। वो नहीं आए आपके, जो उनको आना चाहिए था ना, आपको साथ देना था, नहीं दिया। उन्होंने भी इसी गुजराती गैंग का साथ दिया, ये भी आप अब ध्यान रख लीजिए। कुछ दल ने जो चुनाव में भाग नहीं लिया, वो भी है। अब यहाँ पर नीतीश और नायडू की बात करें, कहाँ गया आपका सारा वो बात कि अरे ये होगा वो होगा, अब हम इसके साथ नहीं है, हमारा समर्थन वापस लेते हैं। जब आपने घोषणा कर दी थी तो वोट कैसे बढ़ गए, कम होना चाहिए थे ना। और जो 48 सांसद जो किसी के उसमें नहीं थे, उनके साथ भी क्या क्या खेला हुआ है, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब ये तो मेरे दृष्टिकोण में, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरा अपना सोच है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, उसका जो परिणाम हुआ है, मैं तो उसको अवैध मानता हूँ, बिल्कुल अवैध मानता हूँ कि ये गलत काम हुआ। आइए हम बात करते हैं धनखड़ जी ने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति को दिया ना। और संविधान का क्या कहता है, राष्ट्रपति यदि कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वो किस भाषा में लिखा होना चाहिए, क्या वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, ओन हैंडराइटिंग वाला होना चाहिए, जरा संविधान की बात देख लीजिए। तो हम यहाँ पर सवाल उठते हैं कि क्या धनखड़ जी ने अपने ओन हाथों से, खुद के हाथों से लिखा हुआ त्यागपत्र प्रेषित किया था, या जो कंप्यूटराइज त्यागपत्र प्रेषित किया गया, जो त्यागपत्र धनखड़ ने लिखा ही नहीं। और मान लीजिए कि यदि वो कंप्यूटराइज लिखा हुआ है, तो वो त्यागपत्र भी अपने आप में अवैध हो जाता। जब त्यागपत्र अवैध है, तो जो नया निर्वाचन हुआ, नया चुनाव परिणाम आया ना, वो भी अपने आप में अवैध है। मामला बड़ा विचित्र है, इसकी भी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। और अब ये गुजराती गैंग और संघ भी अब ये समझ ले कि अभी देश की जनता का धैर्य टूट चुका है,
नेपाल जैसी घटना भारत में भी दोहराई जा सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये भी वक्त बताएगा। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। पहले बांग्लादेश में जो नाटक हुआ, अब नेपाल में नाटक हुआ, और अब तीसरा नाटक भारत में भी हो सकता है। यह भी कोई किसी से छिपा नहीं है, ऐसा हो के रहेगा जहाँ तक हमारे सोच है। हमने बहुत बड़ी बात कही है, जरा इसकी गंभीरता से लेना है। राहुल गांधी जितना प्रयास कर रहे हैं ना, उनको किसी भी हालत में मिटाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल में यदि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी ना, तो राहुल गांधी की हत्या भी हो सकती है। हत्या करवा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाजी गैंग है। अरे इनको तो अपना कोटा पूरा करना है, अपना जो मिशन है वो लागू करना है। ये संघ और इन गुजराती गैंग का मिशन एक ही है कि संविधान की हत्या कर दी जाए, न्याय विद्या की हत्या कर दी जाए, सभी कानूनों की हत्या कर दी जाए, देश की न्याय विद्या है उसकी हत्या कर दी जाए, सनातन धर्म की हत्या कर दी जाए, और जो ये मनुवादी संविधान लागू किया जाए, और जो इनका कोकनी गैंग का जो हिंदू धर्म है ना, उसको स्थापित किया जाए। सनातन धर्म के शव पर, उसके लाश पर ये अपना हिंदू धर्म खड़ा करना चाहती है। यह मामला बहुत स्पष्ट है, बड़ी कड़वी बात है। निश्चय ही ये मेरे इस बयान को ये कह सकते हैं कि अरे ये तो राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, समाजद्रोह है, धर्मद्रोह है। ये धर्मद्रोह नहीं है, ये कट्टर राष्ट्रवाद की बात है, कट्टर राष्ट्रवाद की विचारधारा है। अब हम यहाँ पर आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अब इस देश की जनता को है ना जन क्रांति करना पड़ेगी, उसको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस देश की हालत और देश की रक्षा, तिरंगे की अस्मिता की रक्षा, माँ भारती की रक्षा अब जनता ही करेगी। ये गुजराती गैंग और ये मोहन भागवत की संघी गैंग ये रक्षा नहीं कर सकती। इनका तो दोहरा दोगला चरित्र है। इनका सबका लक्ष्य है सिर्फ सत्ता, धन, जमीन, इसके अलावा इनका कोई लक्ष्य नहीं है। ये भी आज स्पष्ट हो गया। अब मोहन भागवत की जितनी प्रतिष्ठा थी ना, वो सारी प्रतिष्ठा गिर गई मोहन भागवत जी की प्रतिष्ठा। यदि इस गुजराती गैंग से उनका समझौता नहीं होता तो परिणाम दूसरा ही होता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहन भागवत जी, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की गई ना, वो सुरक्षा व्यवस्था थी या आपको हाउस अरेस्ट किया गया था? जरा इसका खुलासा तो कर दो। क्या आपने सुरक्षा कवच मांगा था? नहीं मांगा था तो आपका सुरक्षा कवच क्यों दिया गया? मामला बड़ा विचित्र है, बहुत ही अहम समस्या है। इस देश की अर्थव्यवस्था समाप्त होती जा रही है। 90% जनता बिल्कुल त्रस्त है। और जीएसटी के नाम पर क्या क्या खेला हो रहा है फिर आपको बता दूं। शातिर ढंग से जनता को धोखा दिया जा रहा है। अरे इन्होंने 10 और 11 साल में जनता को कितना लूटा, जनता की जेब पे कितनी डकैती की, यह किसी से छिपा नहीं है। अब मैं यहाँ पर गडकरी जी की बात करूँ। गडकरी जी, आपने जो क्रांति का वो बीड़ा उठाया था ना, संघ ने उस पर शीशा फैला दिया, शीशा डाल दिया उसकी जड़ में। और संघ ने आपके साथ भी धोखाधड़ी की विश्वासघात किया, आपको भड़का कर, आपको मैदान में उतार कर आपके साथ ही शातिर षड्यंत्र रच दिया। कहाँ गए वे भाजपा के सांसद जो संघ समर्थित हैं, जिनकी संख्या लगभग 35 है? वे उन्होंने क्यों गुजराती गैंग के प्रत्याशी को मत दिया? ये मोहन भागवत को जवाब देना पड़ेगा। अरे आप सरकार के पक्ष में आपने मत देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके समर्थक सांसद अनुपस्थित रहते तो ये बहुत अच्छा होता, तो आपकी प्रतिष्ठा बची रहती, आपका सब कुछ इज्जत बची रहती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और हमें तो हम स्पष्ट कहते हैं कि मोहन भागवत ने गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्या है ये? और उसका एक प्रमुख कारण है कि गुजराती गैंग ने यह प्रचार कर दिया कि संघ के पास में अरबों की जो
चल और अचल संपत्ति है, उसमें सरकारों का योगदान है, विदेशी चंदों का योगदान है, इसका खूब प्रचार क्या हो सकता है कि उस पर कार्रवाई होती। पर तो संघ ने अपनी जो खरबों की संपत्ति बचाने के लिए अपने आप का आत्मसमर्पण गुजराती गैंग के सामने किया। ये बात भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आखिरकार रहस्य क्या है? जब आप सत्य के प्रति समर्पित है ना, तो आप सत्य के साथ क्यों नहीं रहे? आप तो इन झूठ और साचे षड्यंत्रों के साथ खड़े नजर आए। आपको स्पष्ट कहना था संघीय सांसदों से कि आप मतदान करने नहीं जाएंगे, आप वोट नहीं करेंगे। यदि आप गठबंधन को प्रत्याशी को मत नहीं देते हैं ना, मत दीजिए, किंतु आप मतदान मत कीजिए, आप मतदान करने मत जाइए। ये आपने किया नहीं, जबकि आपको करना था। अब ये जनता को कोई भी अब मूर्ख ना समझे। जनता समझदार है, जनता को पता है कि क्या होता है, क्या किया जाता है। और अब जनता है ना बड़े आक्रोश में है, और नेपाल जैसी घटना भारत में भी घटित हो सकती है। ये भी अब खुला संदेश आ चुका है, स्पष्ट आ चुका है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र चलेगा नहीं। देखते हैं अब 17 तारीख के बाद क्या होगा। अरे 11 तारीख को ही मोहन भागवत जी को त्याग पत्र देना पड़ेगा, संघ का प्रमुख पद छोड़ना पड़ेगा। और जो हजबोले जी थे ना, वो भी अब बीमार हो गए, वो भी अब न जाने क्या क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि मोहन भागवत जी 11 सितंबर को त्याग पत्र देंगे या नहीं भी देंगे ना तो भी मुसीबत है, और दे लेंगे तो भी मुसीबत है। तो वह एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि अब बहाना बना लेंगे कि अरे अभी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, ये मुझे समारोह पूरा करना है, इसलिए मैं इस पद पर बना रहूँगा और त्याग पत्र नहीं देंगे। ये भी बहाना हो सकता है। अब तो संघ की भी प्रतिष्ठा गिरी, और जो भाजपा सांसद हैं, जो संघ समर्थक है, उनकी प्रतिष्ठा गिरी, और महागठबंधन की भी प्रतिष्ठा गिरी। जबकि उसके सारे समर्थकों ने मतदान किया तो 15 वोट कम कैसे हो गए? किसने क्रॉस वोटिंग किया? जबकि आपको एहसास था। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघी चेहरों के और ये गुजराती गैंग के दल्ले आपके गठबंधन में भी शरीक थे। अब बहुत कुछ स्थिति हो गई है। यहाँ हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, दरिंदों की कमी नहीं है, साथी शिकारियों की कमी नहीं है, अपना सत्य और ईमान बेचने वालों की कमी नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता का दुर्भाग्य है, ये तिरंगे का दुर्भाग्य है और माँ भारती का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जयचंदों का राज चल रहा है, गद्दारों का राज चल रहा है। ये सारा मामला बड़ा विचित्र है। देश की राजनीतिक स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ पर राष्ट्रनीति तो हो ही नहीं रही है, स्वार्थ नीति और सत्ता नीति का खेल चल रहा है, धन नीति का खेल चल रहा है। अब देश की 147 करोड़ जनता को सारे इन घिनौने षड्यंत्रों को नाकाम करना है, इसलिए सड़कों पर उतरकर जन क्रांति करना होगी। ये एक संकल्प लेना है, विवेकवादी सकारात्मक संकल्प लेना है, और आज इसी वक्त से मैदान में उतरना है। ये कड़वी बातें मैंने कही है, बहुत कड़वी बातें हैं, बुरा लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हमें तो सच कहने की आदत है, क्योंकि सत्य तो ईश्वर है। सच को हम प्रस्तुत करेंगे, यानी हम ईश्वर की आराधना करना है, इसके अलावा और कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।